हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोयागाम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर वेस्ट बंगाल अप्रैल 2022। एक सस्ता घर, एक नई नौकरी और 3 लड़कों का सपना। लेकिन जैसे ही राहुल ने वॉशरूम का दरवाजा खोला, वहां पड़ी थी ताजी हड्डियां, जैसे अभी किसी को मारा गया हो। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद खुला एक ऐसा घिनौना राज जिसे सुनकर आप भी हिल जाओगे। अगर आप सोचते हैं कि भूत सिर्फ फिल्मों में होते हैं, तो इंसिडेंट आपको दूसरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देगा। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है मैथिली झा ने, और यहाँ जो भी कुछ हुआ है उनके कजिन ब्रदर के साथ हुआ, जब वो कोरोना के बाद 2022 अप्रैल के मंथ में अपनी जॉब के लिए वेस्ट बंगाल गए थे अपने दोस्त के बुलाने पर। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम स्पॉटिफाई पे फॉलो नहीं करते हैं, तो वहां पर भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे, और सबसे पहले जानते हैं मैथिली की फैमिली के बारे में, क्योंकि ये जानना स्टोरी लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पापा के 3 भाई, इनके पापा मिलाकर 3 भाई है, जिनमें इनके ताऊजी, फिर इनके पापा और इनके सबसे छोटे वाले चाचा। इनके जो ताऊजी हैं, उनके 3 बेटे हैं, जिसमें जो 2 बड़े वाले भैया हैं वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। लेकिन इनके जो सबसे छोटे वाले भैया थे, या जो इनके ताऊजी का छोटा वाला लड़का था, वो कुछ काम नहीं करता था। और इसीलिए ताऊजी और ताई जी उसको हमेशा कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। फिर एक दिन वो बेचारा गुस्सा हो गया और गुस्से में बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं काम करने, और अब जब मैं वापस लौटूंगा तो तभी लौटूंगा जब मैं कोई काम करना शुरू कर चुका होऊंगा। इसके बाद उनका एक दोस्त, जिसका नाम राजीव है, वो वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न वेल्डिंग कंपनी के अंदर काम किया करता था। वो उसे फोन मिलाता है और उससे बोलता है कि भाई मुझे भी कुछ काम चाहिए, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। राजू बोलता है, हाँ यार तू आ जा, मैं तेरे को यहाँ पर जगह है, कहीं ना कहीं तेरे को मैं सेट करवा दूंगा। अब वैसे इन लोगों का घर यूपी अलीगढ़ में पड़ता है, और इनकी जो फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है। तो मैथिली का वो जो कजिन ब्रदर था, जो नौकरी ढूंढने जा रहा था वेस्ट बंगाल, उसका नाम राहुल था। और वो अपने साथ अपने 2 दोस्तों देवेश और छोटू को भी ले लेता है, और ये तीनों दोस्त नौकरी के लिए वेस्ट बंगाल निकल पड़ते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो उनका दोस्त इन्हें लेने आया था। वो लोग अपने दोस्त के घर पर पहुंचे। ये बेसिकली इनका जो दोस्त था राजीव, वो एक पीजी में रहता था। वो जो पीजी था वो बहुत ही छोटा सा था। वहां पानी की भी प्रॉब्लम थी, मकान मालिक भी थोड़ा चिड़चिड़ा था, और जगह भी कम थी। ऑल इन ऑल वहां पर बहुत सारी दिक्कतें थी। तो उस पीजी में पहुंचने के बाद और वहां 1-2 घंटे रुकने के बाद देवेश ने राहुल से बोला, यार भाई, तुझे यहाँ रहना है तो रह, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा। देवेश की बात सुनकर छोटू ही बोला, बोले हाँ यार, यहाँ नहीं रह सकते, हम लोग कहीं और अपने लिए घर देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो राहुल का दोस्त है राजीव, जिसके यहाँ सब लोग पहुंचे थे, अब राहुल का ये जो दोस्त राजीव, जिसके घर ये लोग पहुंचे थे, वो एक अच्छा खासा मतलब तांत्रिक था, और उसे नेगेटिव एंटिटीज एनर्जीज आसानी से दिख जाती थी। तो अब अपने दोनों दोस्तों की, देवेश और छोटू की बात सुनकर राहुल बोलता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, पहले कंपनी चलते हैं, अपनी नौकरी पक्की करते हैं। एक बार नौकरी पक्की हो जाएगी तो रहने के लिए ठिकाना तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे। और वो लोग भी बोले, हाँ यार बात तो सही है, पहले घर देखेंगे, नौकरी तो है ही नहीं। तो वो दोनों तीनों दोस्त जल्दी जल्दी रेडी हो गए, और रेडी होकर वो वेल्डिंग कंपनी पहुंच गए, जो कि कोलकाता के नेताजी सुभाष रोड पर पड़ता है। वो लोग वहां गए, तीनों की बात हुई, और तीनों को जॉब ऑफर कर दी गई। तो भैया पहली टेंशन खत्म हो गई, तीनों दोस्तों को जॉब मिल गई। अब जो राहुल था वो अपने फ्रेंड राजीव को बोला कि अरे काम कर, मतलब जब उनकी ड्यूटी ऑफ हो गई, मतलब राजीव की, तो उन्होंने बोला कि यार तू ना अपने घर पहुंच जाना, दोस्त लोग बोल रहे हैं कि तेरे यहाँ जगह भी कम है, तू भी परेशान होगा, हम भी परेशान होंगे, तो हम एक घर ढूंढ लेते हैं, और ढूंढकर फिर तेरे पास वापस आते हैं, बताते तेरे को क्या है क्या नहीं है। तो उसने कहा कि यार क्या जरूरत है, तुम लोग आ जाओ मेरे घर पे रह लो ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बोलते नहीं नहीं यार, तो समझा कर, बाकी के 2 दोस्त भी हैं, मैं अकेला होता तो मैं रह लेता। उसने कहा अच्छा ठीक है भाई, ढूंढ लो।
अब ये तीनों के तीनों दोस्त घर ढूंढने निकले। एक देखा, दूसरा देखा, कुछ पसंद नहीं आया। बहुत सारे घर देखने के बाद कंपनी से ही, इनकी जो कंपनी थी वहां से थोड़ी दूर पर ग्राउंड फ्लोर पर इन्हें 2 BHK प्लस हॉल प्लस किचन मिल गया। आगे मस्त एक गार्डन था। रेंट भी इनके लिए अफोर्डेबल था, कम ही था। और उस घर को देखकर इन लोगों की तबीयत खुश हो गई। बाहर से देखकर इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भैया ये घर ले लेते हैं, पास के पास और बढ़िया जगह, स्पेशियस है, तीनों दोस्तों के लिए बढ़िया रह जाएगा। अब इसके बाद जब मकान मालिक नीचे आया, वो लोग जैसे ही घर के अंदर घर देखने गए तो घर में एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई जानवर सड़ गया हो। दूसरी बात, घर देखने के लिए अंदर सिर्फ ये तीनों ही गए, ओनर अंदर नहीं गया। इन लोगों ने ओनर से पूछा कि भाई क्या चक्कर है, इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? तो उसने कहा कि भाई देखो, ये घर जो है वो बहुत दिनों से बंद है और मैं जो है ना ऊपर रहता हूँ, तो हो सकता है कोई जानवर वानवर मर गया हो, उसकी वजह से स्मेल आ रही हो। और क्योंकि मैं इसको खोलता नहीं हूँ, मेरे कोई काम का है नहीं, मैं तो ऊपर ही रहता हूँ। अब इतने दिनों से बंद पड़ा है तो मैंने सोचा किसी किराए पर दे दूँ। और जैसा आप लोग आए, आप लोगों ने बोला कि आपको अर्जेंट में घर की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। भाई आप 3 लड़के हो, आराम से रहोगे, मैं भी ऊपर रहता हूँ, मुझे भी थोड़ा आप लोगों का साथ हो जाएगा। इस तरह से इनकी बातचीत हुई और उसने बोला कि भई इस वजह से इस घर में स्मेल है, बाकी और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों दोस्तों ने भी दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने भी सोचा कि हाँ यार, बंद रहने की वजह से बदबू होगी, जब घर की सफाई होगी तो बदबू वगैरह सब निकल जाएगी। जब ये लोग उस घर को देख रहे थे तो आस-पड़ोस के लोग इनको घूर-घूर कर देख रहे थे। राहुल ने देखा भी लोगों को, पर उसको लगा कि यार ठीक है, हम लोग बाहर यूपी से आए हैं, ये लोग बंगाल के लोग हैं, बाहर से आने वाले आदमी को तो हर कोई ऐसे ही घूरता है। तो उन लोगों को इग्नोर करके इन्होंने इस घर की डील डन कर दी। तो सस्ता घर मिल गया, बढ़िया घर मिल गया और तीसरी बात ये भी थी कि इन्हें अब और घर ढूँढने में ज़ोर आ रहा था, क्योंकि घूम-घूम कर ये लोग थक गए थे। तो अल्टीमेटली ये था कि सही है यार, काम और घर दोनों फाइनल हो गए, अब और कुछ ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ये घर गंदा था और आज से इन लोगों को रहना था, ये जाना नहीं चाहते थे राजीव के घर पर, तो तीनों मिलके इस घर की सफाई करने लगे। अब तीनों दोस्तों ने घर का अलग-अलग कोना पकड़ लिया था और इस तरह से सफाई करते-करते जो इनका भाई था राहुल, वो वॉशरूम तक पहुंचा और जैसे ही वॉशरूम में गया, उसे वहां पर बहुत सारी हड्डियों के टुकड़े गिरे हुए मिले। वो हड्डियों के टुकड़े भी फ्रेश लग रहे थे, जैसे किसी ने आज या कल ही उन हड्डियों के टुकड़ों को उस बाथरूम के अंदर फेंका हो। तो बड़ा अजीब सा लगा और जो स्मेल आ रही थी वो भी वहीं से आ रही थी। उसने बिना अपने दोस्तों को बताए वो हड्डी के टुकड़े एक थैली के अंदर डाले और उनको बाहर फेंक दिया। इसके बाद राहुल ने उन दोनों से बोला कि तुम लोग सफाई करो, मैं मार्केट जाके आता हूं। राहुल मार्केट गया, वहां से उसने एक बजरंगबली और एक काली माँ की फोटो ली, थोड़ा धूप और लोबान लिया और वो लेकर, मतलब और भी थोड़े बहुत घर के सामान, खाने पीने का सामान लेकर वो घर पहुंचा। जब तक वो घर पहुंचा तो उनके दोनों दोस्तों ने सारा घर साफ कर दिया था और वो दोनों फ्रेश होकर वहीं नीचे बेड लगाकर एक दूसरे से गप्पे मार रहे थे। गप्पे मारते मारते देवेश जो था वो अपना स्मोक भी कर रहा था और छोटू जो था वो अपना मोबाइल चला रहा था। जैसे ही राहुल अंदर आया और उसने देखा कि देवेश स्मोक कर रहा है, वो गुस्से में बोला, ये क्या कर रहे हो, फेंको इस सिगरेट को। और इतना कह के उसने देवेश के हाथ से वो सिगरेट उठाकर फेंक दी। अब देवेश को बड़ा अजीब सा लगा, अरे ऐसा क्यों किया, आज से पहले तो कभी नहीं किया। फिर छोटू से पूछने लगा कि तू कहाँ गया था, कुछ खाने को लाया या नहीं लाया। तो उसने इन दोनों के बीच की बात को थोड़ा शांत कर दिया। देवेश ने भी ऐसा सच राहुल से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे बड़ा अजीब लगा कि आखिर राहुल ने ऐसा क्यों किया। अब देवेश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर और छोटू का सवाल का जवाब राहुल ने दिया कि सुनो, आज हम लोग यहां नहीं रहेंगे, कल से रहेंगे। आज हम लोग वापस मेरे दोस्त राजीव के ही पर चलेंगे। और इतना बोलकर वो उस बाथरूम के अंदर फ्रेश होने चले गए। इसके बाद राहुल नहा धोकर आया, उसने अपना जनेऊ चेंज किया, दोनों फोटो लगाए, लोबान जलाया और उस लोबान को घर के हर एक कोने में घुमाया। जब राहुल ये सब कर रहा था तो देवेश और छोटू बड़ी आश्चर्य से उसको देख रहे थे कि यार ये कब से पंडित बन गया। फिर उसके बाद ये सब करके राहुल भी आकर उनके पास लेट गया और ये लोग इतना थक गए थे सफर से भी, सफाई से भी, कि वो वहीं के वहीं सो गए। अच्छा, ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो दिन के शायद 3-4 ऐसे कुछ बज गए होंगे। तीनों दोस्त सो गए और अब इनकी आंख
खुली शाम को। सबसे पहले छोटू की आंख खुली और उसकी आंख खुलने की वजह थी जो इनके घर का ओनर था उसने फुल वॉल्यूम में टीवी चला रखा था। उठने के बाद छोटू ने उन दोनों को भी उठाया और बोला कि चलो भाई कुछ खा पी के आते हैं, रात हो गई है। तो शायद रात के या शाम के करीबन 7:30-8 बज चुके थे। अब तीनों लोग उठ गए थे। उठने के बाद छोटू जैसे ही वॉशरूम जाने लगा तो पीछे से राहुल ने बोला, रुक, पहले मुझे जाना है। अब ये बात सुनकर छोटू बोला, अबे क्या हो गया तुझे यार, आज तो बड़े अजीब अजीब काम कर रहा है। तो देवेश बोला, इसको ना मात आ गई, माता। और ये बोलकर दोनों दोनों हंसने लगे। राहुल उनकी बातों को इग्नोर करके जैसे ही वॉशरूम में पहुंचा तो उससे पहुंचकर जैसे उन्हें अंदर गया वो वहीं की वहीं फ्रीज हो गया। फिर से ऑलमोस्ट उतनी ही हड्डी जितनी उसने दिन में उठाकर फेंकी थी वो सब वहीं पर पड़ी हुई थी और बिल्कुल फ्रेश, जैसे अभी भी कोई वहां पर डाल कर गया हो। फिर वो हिम्मत करके उसने सारी हड्डियां इकट्ठा की, सब कुछ फेंक दिया, मतलब सब कुछ थैली के अंदर डाला और फ्रेश होके बाहर आया और बाहर आते ही चुपचाप उस थैली को बाहर घर से दूर कहीं पर फेंक कर आ गया। अब क्योंकि राहुल को आने में टाइम लगा तो छोटू ने उससे पूछा, भाई तेरा पेट वेट तो ठीक है, इतना टाइम क्यों लगा दिया? अब राहुल ने उसकी बात को इग्नोर किया, चुपचाप बाहर निकला, वो थैली को फेंक कर आया, फिर वापस घर पर आया जब तक छोटू ही फ्रेश होकर आ गया था। और फिर राहुल ने कहा कि चलो कुछ खाते हैं। तीनों दोस्तों ने घर को लॉक किया। उस टाइम रात के करीबन 8 बज चुके थे। बाहर मार्केट गए, कुछ खाया पिया, तब तक करीबन इनको 8:45 के आसपास का टाइम हो गया था। अब खाना वाना खा पी कर देवेश और छोटू ने बोला कि भाई चलो वापस अपने घर चलते हैं। तो राहुल कहता है कि भाई आज हम इस जगह पर नहीं रुकेंगे, कल रुकेंगे, अभी मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उसकी बात सुनकर देवेश बोलता है, भाई तू तेरी पंडिताई ना तेरे पास रख, ठीक है? उस जगह पे वहां जगह है। राजीव, क्या तू बोल रहा है? एक कमरे में कितने लोग रहेंगे, फ्रेश कैसे होंगे, पानी कहाँ पियेंगे? हम लोग किसी का एहसान नहीं लेने वाले, तेरा दोस्त है, तेरे को जाना है तू जा, लेकिन हम लोगों ने अपना घर ले लिया है, हम अब यहीं पर रहेंगे। अब राहुल उनको समझा रहा है लेकिन वो राहुल की बात मानने को तैयार नहीं है। इधर राहुल का जो दोस्त था राजीव, वो भी इन लोगों को बार बार कॉल कर रहा था राहुल को कि तुम आज के लिए मेरे यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि राहुल ने उसको बताया था कि हमने ऐसे ऐसे जाके एक जगह पे घर ले लिया है। तो पता नहीं राजीव को क्या फील हुआ क्या नहीं, पर वो उन्हें बार बार अपने घर पे रुकने को बोला था कि आज रुक जाओ, कल से तुम लोग फिर वहां पे रह लेना। लेकिन बहुत मनाने के बाद भी देवेश और छोटू ये नहीं माने। वैसे शायद उनको मान जाना चाहिए था। अब जब बहुत बार बोलने के बाद भी वो नहीं माने तो राहुल ने बोला कि ठीक है भाई, तुम लोग यहीं पर रुको, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम फील हो तो उसी टाइम कॉल कर देना, सोचना मत। देवेश ने बोला ठीक है तू जा, कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद उसने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट जला के देवेश और छोटू दोनों घर की तरफ आगे बढ़ गए। जब ये घर पहुंचे तो अभी भी घर का जो ओनर था उसने फुल वॉल्यूम में टीवी चला रखा था। उसे देखकर देवेश बोलता है कि यार ये ओनर पागल है क्या? साला इतनी तेज आवाज में टीवी कौन देखता है? ऐसा लग रहा है कि पूरे मोहल्ले को टीवी सुना रहा है। उसकी बात सुनकर छोटू बोलता है, अरे छोड़ो ना भैया, अपने को क्या लेना देना है, आओ चलते हैं, खाना वाना हो गया है, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, गप्पे मारेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। अब ये दोनों दोस्त आए और अपना जो बेड बिछा हुआ था उस बेड पर जाकर लेट गए और लेटने के बाद दोनों दोस्त आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान छोटू बोला, यार देवेश तुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल हमसे कुछ छुपा रहा है? अब क्योंकि राहुल ने इनसे कुछ भी क्लियरली नहीं बोला, लेकिन देवेश छोटू को थोड़ा सा अजीब लगा। तो छोटू की बात सुनकर देवेश बोला, अरे नहीं यार, तुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसको लग रहा होगा कि यार उसके दोस्त क्या नहीं रुके इसलिए वैसा कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। छोटू ने भी इग्नोर किया। फिर दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। अब बातें करते करते पता नहीं कब इन दोनों की आंख लग गई। रात के करीबन 2 बजे के आसपास छोटू को ऐसा लगा कि कोई उसका पैर पकड़ के हिला रहा है। जैसे उसका पैर हिला उसकी आंख खुली और आंख खुलते ही छोटू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसकी आंखों के सामने एक छोटी बच्ची उसके पैर को पकड़ के हिला रही थी। उसे समझ में नहीं आया कि लड़की कहां से आई और वो कुछ सोच पाता कि तभी उसका ध्यान पायल की एक आवाज ने खींचा।
और जैसे उसने उस तरफ देखा कि तभी किचन से एक 20-22 साल की उम्र की लड़की चलते हुए बाहर आ रही है और उसके चलने से पायल की आवाज आ रही थी और वो छोटू को ही देख रही थी। पायल की इस आवाज से देवेश की भी आंख खुल गई थी और ओनर के टीवी की आवाज अभी भी फुल वॉल्यूम पर थी। दोनों एक ही चीज को देख रहे थे और दोनों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और तभी इनके कानों को चीरते हुए आई थाली पीटने की आवाज। और जैसे घूमकर उन्होंने उधर देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत कोने दरवाजे के ऊपर बैठी थी और वो जोर जोर से थाली पीट रही थी। ये लोग इतने डर चुके थे कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। दोनों डर के मारे बुरी तरह थर 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 कांप रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और बिल्कुल एकदम स्टैचू बन गए थे कि अचानक से मेन दरवाजा खुला और एक आदमी किसी मरे हुए कुत्ते को घसीट के ला रहा था। ये देख के तो इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई और उसी टाइम देवेश ने तुरंत बेडशीट खींची और दोनों ने चद्दर ओढ़ के बैठ के अपना मुंह ढक के और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। दोनों में से किसी को भी हनुमान चालीसा पूरी तरह से याद नहीं थी। आधा पढ़ते और फिर स्टार्ट करते और तभी उन्होंने चद्दर हटा के देखा कि क्योंकि इतनी देर हो गई वो आदमी इनका कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे इन्होंने हटाकर देखा कि वो आदमी जो कुत्ते को लेकर अंदर आया था, ये पूरी की पूरी फैमिली चारों लोग उस कुत्ते के ऊपर टूट पड़े हैं। देवेश ने मौका देखकर तुरंत राहुल को कॉल किया। वो जागा हुआ था और शायद वो देवेश के फोन का ही इंतजार कर रहा था। फोन उठाते ही देवेश बोलता है आजा भाई, और इतना बोलते उसका कॉल कट हो गया। राहुल को लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो उसने अपने दोस्त राजीव को भी सारी बात बताई। राजीव ने तुरंत अपने एक असिस्टेंट को बुलाया जो तंत्र विद्या के काम में उसके साथ रहता था। वो लोग बाइक पे वहां से निकले, लेकिन जैसे वो निकले उनकी बाइक खराब हो गई। फिर उन लोगों ने एक ऑटो किया और ऑटो से वो इस घर की तरफ आए। तब तक इधर इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो कुत्ते की पूरी बॉडी को खा चुकी थी और सारी हड्डियां वहीं पर छोड़ दी। और इसके बाद उनमें से जो 20-22 साल की लड़की थी, इनकी आंखों के सामने उसने वो सारी हड्डियां उठाकर वॉशरूम में फेंक दी और अब शायद इनकी बारी थी। उन हड्डियों को वॉशरूम में फेंकने के बाद चारों के चारों इनके बेड के चारों तरफ तेज तेज घूमने लगे। अभी उन्होंने घूमना शुरू ही किया था, उनकी हालत खराब थी कि तभी राजीव और राहुल वहां पर पहुंच गए। राजीव अपने हाथ में कुछ जंतर पकड़े हुए था और जैसे ही वो अंदर घुसा, ये जितनी भी एंटिटीज थी चारों के चारों उसके हाथ में उस जंतर को देखकर वो सब के सब घर के एक कोने में जाकर खड़े हो गए। उन लोगों ने अंदर घुसते ही सबसे पहले अपने दोनों दोस्तों को बाहर निकाला और बाहर निकलकर घर का जो दरवाजा था वो लॉक कर दिया और वो जो जंतर था जो राजीव लेकर आया था उसे उसने उसके ऊपर बांध दिया था। जिस ऑटो से ये लोग आए थे उन्होंने उसको रोक के रखा था। जंतर बांधने के बाद उसने फटाफट से कहा चलो चलो चलो, और फिर देवेश और छोटू को अपने साथ लेकर ये सब लोग राजीव के कमरे पर पहुंच गए। देवेश और छोटू दोनों की हालत खराब थी। दोनों डर के मारे कांप रहे थे और कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। राजीव के कमरे पर पहुंचने के बाद राजीव ने कुछ उतार उतार करके उनको नॉर्मल किया और नॉर्मल करने के बाद उन्होंने बताया कि उनके साथ ही क्या क्या हुआ। राहुल ने उनसे कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी बात मान लो चलो, तो तुम लगता है हमको बताना चाहिए था ना। तो बोलता है मुझे कुछ पता थोड़ी ना था, लेकिन मुझे उस घर में फील हो रहा था। अबे इसीलिए तो मैं हनुमान जी की और काली माता की फोटो लेकर आया था, तुम्हारे सामने धूप जलाई थी और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, पर मुझे फील हो रहा था कि इस घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैं इसीलिए कह रहा था कि चलो। तो बोलता तुमको ये भी तो बोलना चाहिए था। बोले यार अब कैसे बोल दूं, मुझे लग रहा था तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मैं कर रहा था। तो बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। राजीव ने सबको सेटल किया कि कोई बात नहीं, अभी तुम लोग यहीं रुको, कल देखते हैं कि यहाँ का माजरा क्या है। अगले दिन देवेश, राहुल, छोटू और राजीव चारों दोस्त उस घर पर पहुंचे। घर के ओनर को बुलाया और उसे पुलिस की धमकी देते हुए पूछा कि बता यहां पर क्या हुआ था, इस घर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब पुलिस के नाम से वो ओनर डर गया और उसने बताई एक सच्चाई जिसे सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उसने बताया कि कोरोना के टाइम पर ये एक पूरी फैमिली थी 4 लोगों की जो यहाँ रहा करती थी।
लेकिन उस टाइम पर इन लोगों को कोरोना हो गया था। अब जब इनको कोरोना हुआ तो पूरे मोहल्ले के लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे कि इन चारों को कोरोना हो गया है, अब तुझे होगा और पूरे मोहल्ले के अंदर कोरोना फैल जाएगा। इनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अब मैंने इनको बहुत समझाया, ये मानते ही नहीं थे, बाहर निकला करते थे। तो एक दिन मैंने क्या किया, बाहर से घर का लॉक लगा दिया और लॉक लगाने के बाद अब ये लोग भूख की वजह से इस घर के अंदर ही मर गए। और उसके कुछ दिन के बाद मुझे नीचे वाले कमरे से अजीब-अजीब सी आवाज़ें आने लगी और धीरे-धीरे मोहल्ले के जानवर गायब होने लगे। जब ऐसा होने लगा तो मैं समझ गया कि ये लोग वापस आ गए हैं। इसीलिए मैं रात को फुल वॉल्यूम पर टीवी चला के सोता हूँ और नीचे नहीं आता, चाहे कुछ भी हो जाए। कल भी मुझे तुम लोगों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरी नीचे आने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद सुनकर देवेश और छोटू दोनों उसको मारने के लिए दौड़े, लेकिन वो ओनर जो था वो अपने हाथ, इन दोनों के हाथ पैर पकड़ने लगा और बोला कि प्लीज़ पुलिस को मत बताइएगा, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे मोहल्ले वालों ने बहुत परेशान कर दिया था। इसके बाद राजीव ने उस घर को तंत्र मंत्र से बंद कर दिया और बोला कि ठीक है, वैसे मैंने इसका इलाज कर दिया है, अब इस घर को किसी और को किराए पर मत देना। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद इन लोगों को पता लगा कि वो जो ओनर था, उसकी डेड बॉडी उसी घर में मिली नीचे। जिस घर में उन चारों को बंद किया गया था, जिस घर में ये लोग रहने आए थे, करीबन 4-5 दिन के बाद पड़ोस वाले लोगों को जब स्मेल आई, तब जाके उस घर को खुलवाया गया और वहां उसकी लाश मिली जो सड़ना शुरू हो चुकी थी। सभी लोगों का यह कहना है कि शायद उन लोगों ने अपना बदला ले लिया था उस मकान मालिक से। वैसे जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का फल यहीं इसी जगह इसी जन्म में मिलता है। जो उन बेचारों को कोविड हुआ था, तो वो मकान मालिक हॉस्पिटल वालों को कॉल कर सकता था या किसी और तरीके से हेल्प अरेंज करवा सकता था, लेकिन मोहल्ले वालों के प्रेशर में उसने एक ऐसा काम किया जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और मेरे हिसाब से तो जो हुआ वो सही हुआ। वैसे आपको क्या लगता है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।